17 जून 2026 की सुबह लगभग 9 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। बिहार की पुलिस एसटीएफ और नज़दीकी पुलिस स्टेशन की जो पुलिस टीम थी वो पहुंच जाती है एक गांव में। उनका मकसद था करीब करीब 32 साल का एक लड़का था, उसको गिरफ्तार करना, उसको हिरासत में लेना। हिरासत में लेने की तैयारी थी, इसलिए पुलिस ने चारों तरफ से घेराबंदी कर ली और पुलिस आधुनिक हथियारों के साथ यहाँ पर पहुंच जाती है। किसी ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी तो कोई अपने पोजीशन लेकर पहले से ही तैयार हो जाता है। 32 साल का जो लड़का था, हालांकि उस पर कोई पुराना आपराधिक इतिहास नहीं था उसका, ना ही उसने कोई चोरी की थी, ना ही डकैती डाली थी, ना ही किसी की हत्या की थी और ना ही उस पर कोई किस तरह की एफआईआर दर्ज थी। लेकिन वो भी अपनी पूरी तैयारी पर था। जैसे ही उसे पता चलता है कि सामने पुलिस आने वाली है तो वो पुलिस को देखकर वो आगे बढ़ना शुरू कर देता है। कच्चा वो रास्ता होता है, आसपास की जो बस्ती थी वो भी कुछ ऐसी ही थी, कच्ची जैसी। अब उसके बाद फिर उसका लड़के का पुलिस वालों के सामने जब आमना सामना होता है तो वो कुछ देर के बाद बातचीत करता है और बातचीत के दौरान निशाना साधता है पुलिस पर और एक गोली भी चला देता है। जैसे ही गोली चलती है, जो पुलिस के पास आधुनिक हथियार होते हैं वो एकदम से डरने लगते हैं, घबरा जाते हैं, इधर उधर अपनी पोजीशन लेना शुरू कर देते हैं। और जैसे वो पोजीशन लेने की कोशिश कर रहे थे तभी वो हंसने लगता है, बातचीत करने लगता है। कभी बातचीत कर रहा है तो कभी कुछ धमकी देने वाली बात कर रहा है, कभी कुछ कहता है। वो कहता है कि भाई जब समस्याएं उठाई हैं, क्रांतिकारी बना गया है तो हथियार उठाने की तो खैर जरूरत पड़ेगी। जब इस तरह की बात होती है तो आखिरकार बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है और करीब करीब ये सब जो सीन चल रहा था 15 या 16 मिनट के आसपास का सीन रहा होगा। उसे ना जाने कहाँ से कुछ हिदायत आती है। हिदायत जैसी आती है, उसके पास में एक पिस्टल जो होती है, उस पिस्टल को उठाता है और वो पुलिस के सामने फेंक के मार देता है। और फेंक के मारने के बाद कहता है कि सरेंडर कर दिया। हंसते हुए मुस्कुराते हुए कुछ ऐसे ही उसने कहा था। हालांकि अब से पहले ऐसा लग रहा था जैसे पुलिस का और उसका आमना सामना होगा, दोनों तरफ से गोलियां चलनी शुरू होंगी। आसपास के जो ग्रामीण थे उन ग्रामीणों को पुलिस वाले पहले से हिदायत दे रहे थे कि दूर हट जाओ, यहाँ से किसी को भी गोली लग सकती है। लेकिन जैसे उस लड़के ने अपनी पिस्टल फेंक के मारता है और पिस्टल फेंक के मारने के बाद उनको सरेंडर कर देता है कि मैंने सरेंडर कर दिया। अब वो सरेंडर करता है, लेकिन उसका जो वीडियो था वो बन रहा था, वो वीडियो फेसबुक पर लाइव चल रहा था। हालांकि कुछ लोग जानते भी थे, कुछ लोग नहीं भी जानते थे। जैसे ही पुलिस ने उसको पकड़ा, पकड़ने के बाद एक के बाद एक करीब करीब 5 गोलियां चलने की आवाज आती हैं। और 5 गोली चलने की जब आवाज आती है तो पता चलता है कि उस लड़के को जिसने अभी पुलिस पर एक फायर झोंका था, पुलिस की तरफ गोली चलाई थी, जो अभी 15 मिनट तक बातचीत कर रहा था, वो फेसबुक पर लाइव भी था। उसके जो 5 गोली लगती हैं तो वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है। हालांकि उपचार के लिए जब उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं तब तक वो मर चुका था। लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि आगे होने वाला क्या है। यदि वो फेसबुक पर लाइव नहीं होता, यदि उसने सरेंडर के लिए अपनी पिस्टल ना फेंकी होती तो शायद हम इस बारे में कभी बातचीत नहीं कर रहे होते। हम नहीं, पूरा देश इस बारे में बातचीत नहीं कर रहा होता। फेसबुक पर उसकी जो पोस्ट हैं, कभी चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से तो कभी भगत सिंह के नाम से, तो लोग कहने लगते हैं कि आज के आधुनिक दौर का आज़ाद भारत का ये चंद्रशेखर आज़ाद है, आज़ाद भारत का ये भगत सिंह है। इस तरह से जब उसकी पोस्ट वायरल होती हैं तो पूरी बिहार पुलिस ही कटघरे में खड़े हो जाती है और पुलिस को लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े हो जाते हैं। क्या है इस एनकाउंटर के पीछे की कहानी? आखिरकार भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर क्यों होता है, उसके पीछे की पूरी कहानी क्या है? आज की इस कहानी के माध्यम से जानने और समझने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। बिहार प्रदेश का जिला है भोजपुर आरा और भोजपुर आरा का एक थाना लगता है शाहपुर और शाहपुर थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है बिलोटी। बिलोटी का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम होता है काशीनाथ तिवारी। काशीनाथ तिवारी बिहार पुलिस में बतौर हवलदार के पोस्ट पर काम कर रहे थे। साल 2016 में वो रिटायर हो जाते हैं। रिटायर होने के बाद अपने घर आ जाते हैं और उनके 3 बेटे होते हैं। एक बेटे का नाम बसंत तिवारी होता है, दूसरे नंबर के बेटे का नाम होता है भरत भूषण तिवारी और तीसरे नंबर के बेटे का नाम होता है चंदन तिवारी। इनकी पत्नी भी होती हैं आशा देवी। घर परिवार में ठीक ठाक सब कुछ चल रहा है। जो सबसे बड़ा बेटा है उसकी शादी हो जाती है। दूसरे नंबर का जो बेटा है भरत भूषण तिवारी, उसने बीएससी की पढ़ाई पूरी कंप्लीट कर ली थी और बीएससी की पढ़ाई पूरी कंप्लीट करने के बाद नौकरी की तलाश में इधर से उधर ढूंढने लगता है, घूमने लगता है, लेकिन उसे नौकरी मिल नहीं पाती है। हालांकि परिवार के लोग उसकी शादी की बात भी करने लगते हैं। एक दिन अपनी माता और पिता के सामने हाथ जोड़ते हुए कहता है कि माताजी और पिताजी, नौकरी तो कहीं लगने वाली है नहीं, इसलिए मैं शादी नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि मैं समाज की सेवा करूं और ये जो पूरा जीवन है वो समाज को ही दिया जाए तो कितना बढ़िया रहेगा। परिवार के लोगों ने कुछ ज़्यादा इंटरफेयर नहीं किया, इसलिए वो समाज के कार्यों में जुट जाता है। ब्लड डोनेशन का कैंप जहाँ लग जाया करता था, समझ लो कि वो लड़का यानी भरत भूषण तिवारी एकदम से वहां पहुंच जाया करता था। किसी को गांव में किस तरीके की छोटी समस्या हो या बड़ी समस्या हो, चाहे उस पर हल हो या ना हो, लेकिन भरत भूषण तिवारी अपनी आमद जरूर दर्ज कर दिया करता था। उनके पास जरूर पहुंच जाया करता था, उनका हाल चाल जरूर जाना करता था। इसलिए वो जो सामाजिक कार्य होते हैं उनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना भी शुरू कर देता है। और ऐसे ही
उसकी कहानी आगे बढ़नी शुरू हो जाती है। साल 2025 आता है, जुलाई की ये महीना था, और साल 2025 में शाहपुर प्रखंड जो लगता है उसमें ही एक जवनिया गांव लगता है। जवानिया गांव में जब बाढ़ का प्रकोप था, गंगा नदी जब बहुत तेजी के साथ बह रही थी, तो उसी बहते बहते पानी में जवानिया गांव के लगभग 109 परिवारों के घर भी उसमें बह जाते हैं। और जब बह जाते हैं तो उसके बाद फिर उन परिवारों को विस्थापित करने के लिए बिहार प्रदेश की सरकार अपनी तरफ से काम करना शुरू कर देती है। उन्हें दरअसल बिलोटी गांव के बाहर ही झुग्गी झोंपड़ी उनकी तैयार की जा रही थी, उनको पूरे विस्थापित करने की पूरी प्रक्रिया चल रही थी। लेकिन इसी बीच में एक दिन सामना आमना हो जाता है इनका भरत भूषण तिवारी का। और भरत भूषण तिवारी ने देखा कि गांव के पास कुछ नई बस्तियां सी बन रही हैं, और जो नई बस्तियां बन रही तो आखिरकार उन बस्तियों के बनने के पीछे का कारण क्या है। वो सीधा पहुंच जाता है। भरत वहां जाने के बाद उनसे बातचीत करता है, पूछता है कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, और ये करीब करीब 60-70 परिवार या 100 परिवार जितने भी थे, तुम्हारी क्या हिस्ट्री है, तुम्हारी क्या कहानी है। उन्होंने कहा कि भैया, जुलाई 2025 में जो बाढ़ आई थी, गंगा में हमारे घर बह के चले गए, इसलिए हम लोगों को यहाँ पर विस्थापित करने की तैयारी चल रही है। जैसे ही उसने ये बात सुनी, उसने कहा कि अरे, परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारी जितनी भी हो सकेगी उतनी मदद करेंगे। भरत भूषण तिवारी ने पूरा ये मामला उठा लिया अपने हाथों पर। उसने कहा कि अब तुम्हें जो भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो, दिक्कत हो, वो पूरी मदद की जाएगी। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए, ये जून का महीना चल रहा है और अगले महीने जुलाई में ही बरसात शुरू हो जाएगी। जिस जगह पर आपको विस्थापित किया जा रहा है, दरअसल यहाँ पर 8-10 फुट पानी भर जाता है जब बाढ़ का मौसम आता है, यानी कि जुलाई बरसात का मौसम आता है। तो यहाँ पहले से ही तुम गड्ढे से उठ के आए हो और फिर से तुम्हें गड्ढे में डाल दिया गया है, तो तुम्हारे लिए दिक्कत है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं जाकर बात करता हूँ। वो लड़का सीधा सरकारी दफ्तरों में जाता है और सरकारी दफ्तरों में जाने के बाद यहाँ के जवानिया गांव से आए हुए विस्थापित परिवारों के बारे में बातचीत करता है। और बातचीत करने के बाद उनकी जो मांगे थी वो पुरजोर तरीके से उठाता है। जब इस तरह की मांगे उठा रहा था तो कई बार बहस भी हो जाया करती थी। बहस इतनी हो जाया करती थी कि जो बाबू थे उनको कभी पागल बता दिया, कभी कुछ बता दिया कि तुम रोज परेशान करने के लिए आ जाते हो। लेकिन भरत भूषण तिवारी की जो मांगे थी वो रंग लेके आ रही थी। बिजली की मांग भी पूरी हो जाती है, यानी कि लाइनें बिछ जाती हैं, और रास्ते की जब मांग की जाती है तो रास्ता भी बनना शुरू हो जाता है। लेकिन रास्ता कच्चा था, पानी की व्यवस्था भी होनी शुरू हो जाती है। लेकिन उसकी एक मांग बड़ी जोरों पर चल रही थी कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर मिट्टी डाल दो, मिट्टी नहीं डालोगे तो यहाँ पानी भर जाएगा, और पानी भर जाएगा तो इन परिवार वालों को दिक्कत हो जाएगी। ये पहले से ही पानी के मारे हुए हैं, फिर दोबारा से पानी के मारे होंगे तो कितनी दिक्कत, कितनी परेशानी होगी। जब भरत भूषण ने ये बात करना शुरू कर दिया तो भरत भूषण की बात को इतना गंभीरता से नहीं लिया जा रहा था। इसके बाद 12 या 13 जून 2026 की बात है, उसने फेसबुक पर एक पोस्ट डाली। हालांकि फेसबुक पर उसकी बहुत सारी पोस्ट पड़ी हुई थी, लेकिन ये पोस्ट थोड़ी सी कुछ गर्म मिजाजी के तौर पर डाली गई थी। उसने कहा कि अगर काम ईमानदारी से करना है तो यहाँ आना है, यहाँ जो मिट्टी डलने के लिए गड्ढे को भरना है तो उसके लिए पूरी तैयारी करनी है। अगर तुमने गड्ढे को ठीक से नहीं भरा तो देख लेना, यहाँ जो भी सरकारी अधिकारी या सरकारी कर्मचारी आएगा उसके साथ अच्छा नहीं होगा। इस तरह के धमकी भरे स्वरूप में कुछ इस तरह की उसने जब बातचीत करना शुरू किया है तो ये बात सरकारी अधिकारियों तक पहुंच जाती है। अब फेसबुक पर उसने दर्जनों पोस्ट डालनी शुरू कर दी, दर्जनों वीडियो डालनी शुरू कर दी। बार बार वो चेताया करता था, और बताने वाले यहाँ तक भी बताते हैं कि उसने प्रशासनिक अधिकारियों को धमकी भी देना शुरू कर दिया था, उनके साथ गाली गलौज करना भी शुरू कर दिया था। अब जब किसी सरकारी दफ्तर में जाता है तो सरकारी दफ्तर में बैठे हुए कर्मचारी या बाबू या जो भी कुछ होते थे वो भरत भूषण तिवारी को अक्सर गालियां देके बात करने लगते थे, और गाली भी देते थे और साथ साथ ये भी कहते थे कि ये पागल है, मानसिक रूप से बीमार है, हमें परेशान करने के लिए यहाँ बार बार चक्कर लगाना शुरू कर देता है। उधर जो करीब करीब 4-5 दिन पहले जो उसकी पोस्ट थी वो धीरे धीरे करके बहुत बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंच जाती है, और पहुंचते पहुंचते वो जो पोस्ट होती है वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन यानी कि शाहपुर तक भी पहुंच जाती है। ये जो फिरोजपुर उसके शाहपुर थाने तक भी पहुंच जाती है। तो उसमें ये तारीख आती है 15 जून 2026, सुबह के लगभग 9 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। परिवार के लोग पहुंच जाते हैं सीधे इसके भरत के घर पर, और भरत के घर पर जाने के बाद उनका एक अंदाज कुछ ऐसा था कि बाहर निकलो भरत भूषण, तुम्हारे लिए पुलिस आई है। और जब पुलिस की बात आती है तो उसके जो परिवार के उसके माता, उसके पिता जो थे वो पुलिस के सामने पहुंच जाते हैं। पुलिस से हाथ जोड़ते हुए कहते हैं कि साहब, हमारा बेटा थोड़ा मानसिक रूप से बीमार है, वो थोड़ा परेशान है, थोड़ा विक्षिप्त सा हो रहा है, तो इसलिए आप उससे ज़्यादा कुछ बात मत कहना, उसे ज़्यादा परेशान मत करना। लेकिन देखो, हम लोग ना बहुत परेशान है अपने बेटे को लेकर। वो गाँव वालों की मांग तो उठा ही रहा है, सरकारी मांगे कर रहा है, प्रशासन को आवाज़ लगा रहा है, बिहार पुलिस को आवाज़ लगा रहा है, आप भी मदद कर दीजिए। माँ और बाप ने जब इस तरह की बात कही, हालांकि पुलिस को उस वक्त भरत भूषण तिवारी घर पर नहीं मिलता, लेकिन पुलिस फिर से दोपहर 12 बजे के आसपास जाती है। कहीं ना कहीं से तो पुलिस पर दबाव पड़ ही रहा था, इसलिए पुलिस पहले चक्कर लगा के गई थी 15 जून को,
सुबह 9 बजे के आसपास, फिर दोपहर 12 बजे के आसपास आती है, फिर भी वो मिलता नहीं है, यानी कि खाली हाथ वापस लौटकर चली जाती है। लेकिन इसी बीच में अब आती है तारीख 16 जून 2026, सुबह के लगभग 8 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। लेकिन इस बार जो भरत भूषण तिवारी होता है वो अकेला नहीं था, उसके पास कहीं से हथियार आ चुका था, उसके पास कहीं से अवैध पिस्टल, तमंचा, कट्टा, जो भी उसे कह सकते हैं, वो कहीं से उसके पास आ चुका था। उसमें उसके पास गोलियां भी थीं और इस बात का पता आगे चल जाता है। दरअसल जब पुलिस का उससे आमना सामना हो रहा है, जब पुलिस के आमने सामने की बात थी, तो इसी बीच में उसने पुलिस के सामने वो लहराते हुए, खासकर थानेदार के सामने उस पिस्टल को लहराते हुए उससे बातचीत कर रहा था। और ये कोई वीडियो बनाता है, वो वीडियो वो खुद ही अपने फेसबुक पर उसको अपलोड कर देता है और वो वीडियो को तेजी के साथ वायरल भी हो जाता है। लेकिन जैसे ही ये वीडियो वायरल होता है, न केवल बिहार प्रदेश में बल्कि पूरे भारतवर्ष में लोगों तक पहुंच जाता है कि एक थानेदार किस तरह से बातचीत कर रहा है, एक लड़के के हाथ में किस तरह से पिस्टल है, यानी कि उसको पुलिस का कोई डर नहीं है, खौफ नहीं है। प्रथम दृष्टया तो लोग कुछ इस तरह का अंदाजा भी लगा रहे थे कि ये सिर्फ कोई नाटक का सीन चल रहा है, या फिर आजकल सोशल मीडिया पर लोग जो वीडियो बना के डालने लगते हैं, कोई वीडियो बनाई होगी। लेकिन इसकी सच्चाई निकल के आती है कि थानेदार पहुंचते हैं एक लड़के के पास उसको हिरासत में लेने के लिए, लेकिन पुलिस वालों को देखकर वो पिस्टल निकाल के उनको कुछ थोड़ा सा अपने रोबीले अंदाज में धमकाना शुरू कर देता है। पुलिस वाले 16 जून को भी खाली हाथ लौट के आ जाते हैं। एक बार पुलिस फिर से जाती है, यानी कि चौथी बार पुलिस जाती है दोपहर 12 बजे के आसपास, लेकिन फिर भी पुलिस खाली हाथ लौटकर वहां से वापिस आ जाती है। अब जो वीडियो वायरल हो जाता है, तो वीडियो वायरल होने के बाद बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री तक भी पहुंच जाता है, जिले के एसपी तक भी पहुंच जाता है, तमाम अधिकारियों तक पहुंच जाता है। इसमें कहीं ना कहीं पुलिस की जो किरकिरी होना शुरू हो जाती है, यानी कह सकते हैं कि पुलिस की जो ईगो थी वो हर्ट हो जाती है। इस कदर हर्ट हो जाती है कि अब थानेदार साहब ने ही अपने हिसाब से शायद फैसले लेना शुरू कर दिया था। और 17 जून 2026 की सुबह जब 6 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था, एसएचओ, एसटीएफ और जिले की पुलिस फिर से पहुंच जाती है भरत भूषण तिवारी के घर पर, उसके परिवार के पास। अब यहां से मौका देखते ही भरत भूषण तिवारी सीधा छत पर पहुंचता है। छत पर जाने के बाद पुलिस को देखता है और एक के बाद एक 2 राउंड गोलियां चला देता है। जैसे ही 2 राउंड गोलियां चलती हैं, तो ये बात भी कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंच जाती है, वायरल होनी शुरू हो जाती है। लेकिन इस बात का कहीं ज़्यादा जिक्र नहीं किया गया, हालांकि अखबार और मीडिया में इस बात का जिक्र जरूर आया है कि भरत भूषण ने 2 गोलियां जरूर चलाई थी। अब सुबह 8:30 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है, पुलिस की संख्या बढ़ जाती है। लेकिन इसी बीच में जो बिलोटी गांव है, उसी में ये टांड पर पहुंच जाता है। और टांड पर जैसे पहुंच जाता है, तो इसके बाद फिर पुलिस बल थोड़ा बढ़ जाता है। जब पुलिस बल बढ़ता है, तो उसमें पुलिस ने उसकी घेराबंदी करना शुरू कर दिया। लगभग 8:30 से ज़्यादा का वक्त हो चुका था, लगभग 8:45 बजे के आसपास पुलिस वाले यहाँ पर मौजूद थे। और उन्होंने, उसमें एसटीएफ वाले थे, बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी, आधुनिक हथियारों के साथ थे, नज़दीकी पुलिस स्टेशन वाले भी थे, जिले की पुलिस भी थी, और इस लड़के को गिरफ्तार करने के लिए आए थे। हालांकि पुलिस ने उसको एक दिन पहले थोड़ा दिवालिया या मानसिक रूप से बीमार भी घोषित किया था, कहा था कि इसका इलाज कराने वाली बात भी आई थी। लेकिन यहाँ तक तो सब ठीक था। लेकिन अब तारीख जब 17 जून 2026 की सुबह लगभग 9 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है, तब इस लड़के के अंदर जो डर था, खौफ था, भरत भूषण के बिल्कुल दूर हो चुका था। और जैसे ही पुलिस को देखता है गांव से थोड़े से बाहर, सीधा एक हाथ में पिस्टल लेकर और लाइव वीडियो बनाता हुआ फेसबुक पर लगातार लाइव चल रहा था और पहुंच जाता है। बहस भी होती है, बहस जब होती है तो इधर से भी गोली चलाई जाती है। हालांकि पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में 1-2 राउंड गोली चलाई थी, लेकिन पुलिस की गोली की आवाज़ शायद उतनी नहीं आई जितनी कि इसकी खुद की उसमें गोली से दिखाई देती है। अब इधर से कुछ देर 15 मिनट तक के आसपास बातचीत चलती है। 15 मिनट के बाद जब पूरी कंप्लीट बातचीत हो जाती है, इस लड़के ने, भरत भूषण के दिमाग में कुछ बात आती है। तुरंत ही वो अपनी पिस्टल जो होती है, अब जो अपना अवैध हथियार होता है, वो पुलिस की तरफ फेंक के मार देता है। और पुलिस की तरफ जब फेंक के मार देता है, कहता है सरेंडर। तो सरेंडर तो हो जाता है, लेकिन पुलिस की जो मंशा थी वो पूरी तरह से बदल चुकी थी। पुलिस ने बताया जाता है कि एक के बाद एक 5 गोलियां उसको मारी थी पैर से नीचे। उसी दिन जो उस लड़के के पिताजी होते हैं, वो सुबह सुबह थाने पहुंच जाते हैं। उन्हें बुलाया जाता है या थाने उनको लेके जाया जाता है, ये तो पता नहीं। जो कभी हवलदार हुआ करते थे और उनके बेटे को दिन भर थाने में रखा जाता है, वो मीडिया में जाकर कहते हैं कि साहब, उन्हें तो ये बताया गया था कि उनके बेटे के नीचे वाले हिस्से में गोली मारी गई है, पैरों पर, तो इसलिए वो कोई बात नहीं है, बेटे का इलाज करा लेंगे, ठीक हो जाएगा। लेकिन जब उन्हें ये पता चलता है कि उनका बेटा पहले शाहपुर के हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है 5 गोली लगने के बाद, उसके बाद फिर उसको आरा के हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। जब उसकी हालत ज़्यादा ही सीरियस थी, तब उसको PMCH पटना में लेके जाया जाता है, जहां उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। वो मृत घोषित ज़रूर हो जाता है, लेकिन जो उसका वीडियो बना हुआ था फेसबुक पर, वो देश भर में इतनी तेज़ी के साथ वायरल हो जाता है कि इसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। और इस बात से
ये तो बिल्कुल कल्पना नहीं की थी, क्योंकि उसने सरेंडर करते हुए जो अपनी पिस्टल फेंकी थी तो लोगों का एक ही सवाल था, फिर उसको गोलियां क्यों मारी, एक के बाद एक 5 गोलियां क्यों मारी। और जब उसको इस तरह की बातें आने लगती हैं, फिर इसकी माँ का बयान भी आता है। माँ कहती है कि जवानिया के जो पीड़ित परिवार थे उनकी मांग उठा रहा था, मांग उठाते उठाता हमारा बेटा कब पुलिस वालों की गोली का शिकार हो गया उनको पता ही नहीं चला। माँ का, परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। अब परिवार का गुस्सा बढ़ने लगता है। वीडियो वायरल हुआ तो लोगों तक पहुंच जाता है, लोग भी सड़कों पर उतरना शुरू कर देते हैं। 18 जून 2026 की सुबह से ही पटना और बक्सर जो हाईवे होता है वहां बॉडी रखने के बाद गांव वालों ने 6 घंटे के आसपास ये जाम लगाया। अपने गांव के पास ही उनके जो हाईवे गुजर रहा है और वहां पुलिस का जो सामना होता है, तो पुलिस पहले दिन तो एक लड़के को मार ही चुकी थी, लेकिन फिर भी कभी बंदूक दिखा रही है तो गांव वाले डरे हुए थे कि आप बंदूक मत चलाना, आप गोली मत चलाना, हम लोग कुछ नहीं करें। डर के हमारे लोग खेतों की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन ये पुलिस का जो तांडव था ये भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो जाता है। इस बात को भी लेकर अच्छी खासी बहस हो जाती है। अब बहस होती है तो फिर प्रतिक्रियाएं भी आना शुरू हो जाती हैं, और प्रतिक्रियाएं आती हैं तो लोगों ने फिर यह कहना शुरू कर दिया कि अगर इन्हें भरत भूषण तिवारी को गिरफ्तार करना था तो आंसू गैस के गोले छोड़ सकते थे। जब आंसू गैस के गोले छोड़ते तो शायद वो अपने आप को सरेंडर करना उसके लिए मजबूरी पड़ जाती। रबड़ की जो बुलेट होती हैं, रबड़ की बुलेट मार देते हैं तो ऐसा बताया जाता है कि जिसको वो बुलेट लग जाती है उसे 3-4 दिन बुखार आता है। वो अगर उनका मकसद था उसको पकड़ना तो रबड़ की बुलेट मार सकते थे। अगर रबड़ की बुलेट से काम नहीं चल रहा था तो जो वाटर कैनन होता है तो उसका इंतजाम कर लेते, उससे उसको काबू में कर सकते थे। लेकिन उन्हें काबू करना नहीं था, बल्कि जो पुलिस की जो शायद ईगो हर्ट हुई थी वो ईगो का ही बदला लिया गया था। वो तो खैर मर जाता है, लेकिन इसके बाद फिर कहानी और आगे बढ़ जाती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में मामला दर्ज कराया जाता है और मांग की जाती है कि सीबीआई से इसकी जांच कराई जाए या फिर कोई स्वतंत्र केंद्रीय जो एजेंसी है उससे जांच कराई जाए। और दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। जब चारों तरफ से पुलिस पर दबाव पड़ना शुरू हुआ तो इसके बाद फिर जो कुछ अधिकारी होते हैं जैसे एसएचओ हैं उनको भी निलंबित कर दिया जाता है, एक दरोगा को भी निलंबित कर दिया जाता है, और 4 पुलिस वाले होते हैं उनको भी निलंबित कर दिया जाता है। और हर जगह पर इसी बात की चर्चा होना शुरू हो जाती है कि देखो किस तरह से बिहार की पुलिस ने एक लड़के को मारा जो कि विस्थापित परिवारों की मांग उठा रहा था। वो शासन से, तंत्र से इतना त्रस्त आ गया था कि उसे हथियार उठाना उसकी मजबूरी बन गया। उसने हथियार तो उठा लिया, अब उस दुनिया में है नहीं, उसकी चर्चाएं भी हो रही हैं, लेकिन सवाल वहीं का वहीं खड़ा हुआ है कि जो जवानिया गांव के पीड़ित परिवार आए थे तो क्या उनकी मांगे पूरी हो पाएंगी, या सरकार ने जो उनको विस्थापित करने के लिए जो वादे किए थे वो सही से ईमानदारी से कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, या प्रशासनिक अमले में जो उन्हें जिम्मेदारी दी जाती है किसी का काम करने के लिए क्या वो कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है इस पूरे रिसर्च के माध्यम से कि पुलिस कहीं ना कहीं इस पूरे के पूरे इस खेल में वो निशाना बन गई है। क्योंकि जो पूरा खेल है, अगर असली खिलाड़ी है कोई तो प्रशासनिक अधिकारी हैं। अगर प्रशासनिक अधिकारी अपना काम ईमानदारी से कर रहे होते तो ना तो भरत भूषण तिवारी को हथियार उठाने की जरूरत पड़ती, ना उसे बार बार इस बात को फेसबुक पर लाइव दिखाना पड़ता, ना ही प्रशासन के खिलाफ उससे आवाज़ उठानी पड़ती। और जब लगातार वो आवाज़ उठा रहा है तो पुलिस वहाँ मौके पर पहुँच जाती है और पुलिस के सामने वो हथियार दिखाकर जिस तरह से वायरल हो जाता है, उसकी तो खैर मौत शायद उसी दिन लिख दी गई थी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सोने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। अब तो भविष्य में ही पता चल सकेगा। जिस तरह से कहते हैं कि वो आज के वक्त का भगत सिंह है, वो आज के वक्त का चंद्रशेखर आज़ाद है, क्या वो वाकई चंद्रशेखर आज़ाद है या भगत सिंह है या नहीं है, वो जांच के बाद स्पष्ट हो सकेगा। क्या पुलिस वालों पर मुकदमा चलेगा हत्या का या नहीं चलेगा। लेकिन कुछ भी कहो, अगर वो लाइव पर नहीं होता, लाइव वीडियो नहीं बना रहा होता, तो ये मामला भी जैसे आए दिन हर दूसरे दिन तीसरे दिन एनकाउंटर की कहानियाँ आप लोगों तक सुनने को मिलती हैं कि पुलिस के सामने गोली चलाई, फिर पुलिस ने भी जवाब में गोली चलाई और इस तरह से भगदड़ मच गई, ये हुआ वो हुआ। तो ये कहानी कभी इस रूप में सामने नहीं आती जिस रूप में सामने आई हुई है। जाते जाते सासाराम के रहने वाले हैं अभिनव चौधरी, आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और मोहम्मद यामीन सलवानी हैं, निशार शेख हैं, ऋषिपाल सिंह, डॉक्टर AK अग्निहोत्री, अंजू यादव, रितेश नायक, रियाज शेख, ललित कुमार प्रजापति, सफ़ीक आलम, अर्जुन गुज्जर, राम प्रकाश यादव, परवीन प्रेमी, मनराज सिंह, संतोष कुमार राठौर, सत्यवीर सिंह, लक्ष्मण चौधरी, आदर्श चौहान, शंकर लाल मेहरा, इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।